जब मोदी जी ने इनको कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था तो कहा था नमन आपको नमन है। ऐसी क्या बात है आप में जो लोग आपको इतना देखते हैं? कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत ही आसानी से मेरे शब्दों को समझें। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत और आज के द टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो मेहमान हैं बहुत खास हैं, युवा हैं, यूथ हैं, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। वो हैं टेक कंटेंट क्रिएटर। ये एक नया शब्द है जिसका अर्थ हम पुराने लोग तो नहीं जानते, मगर हाँ, मोदी जी ने आप सबको रिकॉग्नाइज़ किया है। आपने मोदी जी के साथ इनको देखा होगा। और ये हैं नमन देशमुख। और जब मोदी जी ने इनको कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था तो कहा था नमन आपको नमन है। तो नमन, हमारा भी आपको नमन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इनवाइट करने के लिए। और आई होप जितनी भी कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में होगी वो आने वाले यूथ के लिए जो है और बाकी लोगों के लिए यूज़फुल होगी। नमन, हमने आपको देखा है कि आप जो कंटेंट बनाते हैं, खासकर इंस्टा पे आपकी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है। हम इंस्टा की बात करें तो 30 लाख करीब है, 3.5 मिलियन है। और यूट्यूब की बात करें तो अराउंड 8 लाख प्लस है। तो इतने सारे लोग आपको देखते हैं और आपको जानते हैं। तो ऐसी क्या बात है आप में जो लोग आपको इतना देखते हैं? सर मैं ट्राई करता हूँ, मतलब शुरू से ही थोड़ा सा कंटेंट को लेके मैं ज़्यादा ऐसा हाई जो है कह सकते हैं कि टेक्निकली इतना ज़्यादा मैं घुसने की कोशिश नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत ही आसानी से मेरे शब्दों को समझें। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ जो मेरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है उसमें मेरा जो मेन एजेंडा होता है वो ये कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी वो स्मार्टफोन चला रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे सब स्मार्टफोन चलाते हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मेरी बातें समझ में आ जाए। और एक जो ऐसा इंसान जो शायद सीईओ है किसी कंपनी कॉर्पोरेट में, बहुत बड़े पोजीशन में बैठा हुआ है, काफ़ी इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट बोल सकते हैं, तो उस सारे जो है लेवल के लोगों को जो है मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कंटेंट समझ में आ जाए। तो ये मेरा एक तरीका शुरू से रहा है, शायद उसी की वजह से लोग मुझे जो है फॉलो करते हैं, और क्योंकि उनको ईजिली समझ में आ जाता है। और दूसरा एजेंडा ये रहता है कि मैं उनको फन तरीके से थोड़ा सा जो आज का चल रहा है चीज़ें उस हिसाब से मैं बताता जाऊँ। तो वही मैंने कुछ तुम्हारी वीडियो देखे, बड़ा मज़ा आया, बहुत मैंने फ़न करते हो। ये कंटेंट क्रिएटर का मतलब ये होता है, मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि ये बताते हैं कि कौन सा फ़ोन खरीदो, कौन सा गैजेट खरीदो, किस गैजेट की क्या तारीफ़ें हैं, क्या अच्छी बातें हैं। तो आप जिस तरीके से बताते हैं बहुत नए नए तरीके से, इनोवेटिव, ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? सर वो बस ये है कि धीरे धीरे करके ही आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ में आती हैं, और इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। काफ़ी सारे क्रिएटर्स को भी देखते हैं हम लोग जो कुछ नया करते हैं चीज़ें, प्लस फिर हम लोग अपने हिसाब से क्या नया कर सकते हैं वो चीज़ें हम बताते रहते हैं। और बाकी जो लोग कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस पे आके, वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी समझ में आ जाती है कि लोग क्या चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके हम काफ़ी ज़्यादा जो है यूज टू हो जाते हैं। और जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो एक प्रेशर हमेशा बना रहता है कि लोगों को अब क्या नया दे, क्योंकि वो आप किसी भी फील्ड में देख लो, आप खुद ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंटेंट जो ओवरऑल है वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो उसी चीज़ को लेके हम नई नई चीज़ें करते रहते हैं। बस मेन जो हमारा मेरा जो पर्सनली चीज़ होता है वो ये कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी इन्फॉर्मेशन सही जाए। मगर नमन, आप भोपाल के रहने वाले हो। Yes. भोपाल के मॉडल स्कूल में पढ़े हो। उसका यहीं से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है। और जो मैंने आपके वीडियोस देखे, आपने कहा कि आप बहुत शाई टाइप के लड़के थे शुरुआत में। मगर एक शर्मीला सा लड़का अचानक ऐसा बड़े मजेदार वीडियो बनाने लगे, तो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, कब हुआ? सर ये कॉन्फिडेंस तो कंटेंट क्रिएशन के बाद ही आया है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था पहले और ज़्यादा बोलता नहीं था, कुछ नहीं था। बट ये कि मतलब मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि मैं ज़्यादा है ना ऐसा हर कहीं जो है अपना वो होता है ना इंफॉर्मेशन या बोलते हैं ना ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लोग मुझे सुन रहे हैं तो वहाँ पे अगर मैं कुछ बोलूँ तो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। वो शुरू से मेरी चीज़ थी। बट जब मैंने धीरे धीरे करके चालू किया, लोगों ने मुझे सुनना पसंद किया, तब वहाँ पे चीज़ें ये हो गई कि वो इंट्रोवर्ट वाली चीज़ जो है ना ख़त्म हो गई और मैं एकदम से एक्सट्रोवर्ट की तरफ शिफ्ट होता गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जॉब में या मैं जो अभी कर रहा हूँ वहाँ पे बोलना ही एक मेरे लिए एक वो है, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो शायद मेरे को लोग नहीं सुनेंगे। तो एक वाली बात हो जाती है कि जब मेरा घर उस चीज़ से चल रहा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। फिर ऐसा हो गया कि सर अब मुझे बोलना बहुत पसंद है, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेके इंफॉर्मेशन लोगों को देना, उसमें मैं लाइक 24/7 बोल सकता हूँ। तो वो धीरे धीरे करके चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि शुरू से ऐसा रहा है कि थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस भी उतना ही होता था, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मतलब बहुत सारे लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को लेके। हम सबको बहुत शर्मीले थे यस वो ये और कि अब जाके बोलना शुरू किया। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब होता है ना कि आप एक अपर मिडिल क्लास होते हो, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, शाहरुख खान हाँ मतलब, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट अभी प्रॉब्लम ये कि जब नहीं होता है तब दिक्कत हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे करके ओवर। मगर नमन तुमको कब लगा, तुम तो आपने तो अच्छी खासी भोपाल से इंजीनियरिंग की थी, बेंगलोर में जॉब भी कर रहे थे, मगर कब लगा कि हमको कंटेंट वीडियोस बनानी चाहिए? कब बनाया पहला वीडियो? सब मैं ना पहले बहुत लोगों को देखता था, कंटेंट तो मैंने शुरू से ही कंज्यूम किया है। जब से कंटेंट मतलब ऐसा हो गया कि जियो के आने के बाद इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया लोगों के लिए, तो लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है कंटेंट वो करने लगे, कहते हैं कि कंज्यूम करने लगे। बट द थिंग इज़ कि जब कंटेंट बनाना चालू किया था तो उस टाइम पे ये था कि मैं कॉलेज में ही था, और जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने कंटेंट चालू किया तो मैंने कॉलेज में किसी को नहीं बताया था, ना अपने फैमिली को किसी को बताया, ना घर पे किसी को बताया कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ। क्योंकि सर वो रहता है ना कि एक नॉर्मल से लड़के के दिमाग में रहता ही है कि यार लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ होती थी। तो अच्छी नौकरी करो, हाँ, और जॉब भी करता था तो ऐसा बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या चल रहा है, कि इसमें क्या फ़ायदा है, क्या होगा ये करके। क्योंकि अब जाके लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका है, बट अब पहले नॉलेज नहीं था। तो धीरे धीरे करके जब मैंने चीज़ें चालू करी, कंटेंट बनाना चालू किया, तो एक कॉन्फिडेंस सा आता गया, और फिर मैंने सोचा कि यार यही करते हैं फुल टाइम। तो पहला वीडियो किस चीज़ पे बनाया था? पहला मैंने सर एक स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बनाया था, जब मैं कॉलेज में था। मैंने कॉलेज में, जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर टाइम की वजह से, क्योंकि कॉलेज में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी हमारे टाइम पे, मतलब ऐसे असाइनमेंट होते थे, इंटर्नशिप्स होती थी, उस सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता था। तो उस टाइम पे मैंने 1 साल 2 साल का गैप ले लिया था। फिर जब जॉब करने लगा था तब मैंने फिर से जो है जॉब के साथ साथ में मतलब बहुत हसल किया सर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सुबह से ऑफिस जाना, शाम को वापस आना रात को, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खाना, फिर वीडियो शूट करना, खुद ही एडिट करना। अब तो हालांकि टीम है, उस टाइम पे कोई नहीं रहता था, रिसर्च करना, फिर रात को 2-3 बजे सोना, फिर सुबह 2-3 घंटे की नींद लेके वापस से वो सर्कल चालू करना। और ये सर मैंने 2 साल 2.5 साल किया है कंटिन्यू। तो वो सब की वजह से ही फिर कॉन्फिडेंस आता गया। कभी सोचा था कि ये काम करते करते इतनी पहचान मिल जाएगी, इतने फॉलोअर्स मिल जाएंगे? कभी नहीं सर, मोदी जी सम्मान करेंगे? वो तो सर वो लिस्ट में नहीं था, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि कौन ही सोच सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों अवार्ड मिलना, वो भी नेशनल अवार्ड मिलना, प्लस कोई ऐसा नॉर्मल हो तो बात अलग है, बहुत ही पावरफुल इंसान है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वो तो एक बकेट लिस्ट होती है ना, वो उसमें भी नहीं था। वो तो अनएक्सपेक्टेड बाय गॉड ग्रेस वो हो गई चीजें कि जब पहली बार पता लगा कि आपको मोदी जी इनवाइट कर रहे हैं और सम्मान करेंगे आपके कंटेंट के सर, उसका ऐसा था कि एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया माय गवर्नमेंट की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, तो उसके बारे में हमें पता पड़ा था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो जैसे बाकी क्रिएटर ने किया वैसे ही हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, नॉमिनेट हुए, फिर वोटिंग के लिए उन्होंने बोला कि आप अपने ऑडियंस से वोट करो, तो हमने अपने ऑडियंस से बोला कि हमें वोट करो। ऑडियंस का इतना सपोर्ट था और वहाँ पे ज्यूरी भी थी, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा सा वो बन गया था कि यार चलो ठीक है, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया है शुरू से। जो हूँ आज वो ऑडियंस की वजह से ही हूँ, हर एक फॉलोअर की वजह से हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था, मैं जब गया था भारत मंडपम जो नया बना है वहाँ पे अवार्ड हुआ था, मुझे नहीं मालूम था मुझे ये मिल रहा है। क्योंकि उस टाइम पे सर मैं यूरोप ट्रिप पे था, मैं किसी काम की वजह से यूरोप गया था और थोड़ा ट्रैवल भी कर रहा था। मैं एक दिन पहले सर पेरिस से आया हूँ दिल्ली, और दिल्ली में जाके मुझे पता पड़ा कि मुझे एक दिन और रुकना है क्योंकि वो अवार्ड हो रहा है। और मैं बस रैंडमली चला गया हूँ और वहाँ पे मुझे 10 मिनट पहले बताया गया है कि आपको अवार्ड मिल रहा है। तभी शायद तुम ओवरकोट पहने हुए थे। यस, ओवरकोट, जैसे यूरोप में पहने। यस, आप समझ जाइए, क्योंकि शॉपिंग भी नहीं करी, कुछ नहीं करी, ओवरकोट पहन के मैं चला गया। कोट पहन के गए थे, हाँ, ओवरकोट मैं ओवरकोट पहन के चला गया था, तो वो भी एक यूनिक, क्योंकि सर कोई प्रिपरेशन ही नहीं था और मालूम नहीं था कि मोदी जी आएंगे। नहीं सर, मुझे लगा कि सबको यही लग रहा था कि अगर वो आ रहे हैं तो 10 मिनट 15 मिनट शुरू के कुछ लोगों से बात करके चले जाएंगे, बाकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लेकिन वो इतना बड़े लेवल पे वहाँ बैठे बैठे पता पड़ रहा है कि यार ये तो सारी न्यूज़ कवर कर रहा है, सब न्यूज़ में लाइव आ रहा है ये चीज़, घर वाले देख रहे हैं। फिर मेरा मैनेजर पीछे बैठा हुआ था, तो जब चीज़ें हो रही थी तो मैंने उसको मैसेज किया उसी टाइम पे मोबाइल निकाल के कि भाई क्या बोलना है, तो बहुत सीरियस हो गई चीज़ है। देन ही सेड कि भाई नमन, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तू देख ले, तेरे को जो लगता है वहाँ जाके बोल दे। बट ठीक है, फिर वही मैंने सोचा था कि यार यहाँ पे कॉन्फिडेंस, अच्छे से बात करना ही एक और बता हम सब भोपाल के लोग देख के बहुत खुश हुए कि हमारे भोपाल का भी। नहीं सर, बहुत मेरे को भी, मैं नमन किया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 2-3 दिन तो मेरे को वो ही नहीं हो रहा था, एक होता है ना कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसी इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। क्योंकि उसके बाद जैसे ही मैं अवार्ड मिलता है, एमपी के लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, क्योंकि एमपी से सिर्फ मैं ही था जिसको अवार्ड मिला था। कॉल पे कॉल आने लगे, अलग अलग न्यूज़ चैनल से भी आ रहे थे, अलग अलग मीडिया से आ रहे थे,
प्रिंट की मीडिया की तरफ से भी आ रहे थे, तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया था। 3-4 दिन बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। क्या बात है। अच्छा, अब तो तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो, इतने सारे फॉलोअर हैं तुम्हारे पास, तो इंडोर्स के लिए जो ब्रांड्स आते Yes, हैं yes. तो कैसे अप्रोच करते हैं तुमको, तुम उनमें कैसे फिल्टर लगाते हो, किसको करना है किसको नहीं करना है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसका जवाब ऐसा दूंगा कि जितने भी यूथ देख रहे हैं जो कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तुमको देख के जाना भी चाहते हैं। यस, वो मेन क्या हो रहा है ना सर, आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन में अभी हमारा तो ऐसा है कि हम थोड़े से पहले से बनाते आ रहे हैं, तो ब्रांड्स जो है वो कहीं ना कहीं देख लेती है कि कौन कैसा क्रिएटर है, किसके साथ में काम करना है। बाकी हमारी टीम भी होती है जो इस बिजनेस साइड में अलग लगी रहती है, और ब्रांड सामने से अप्रोच करता है कई बार कि भाई हमें नमन के साथ में काम करना है क्योंकि इसका बोलने का तरीका अच्छा है, या फिर इसमें कुछ अच्छा है जिसकी वजह से ब्रांड हमारे साथ काम करती है। तो वो एंडोर्समेंट तो अलग हो जाता है कि वो ब्रांड के ऊपर रहता है, लेकिन मैं ट्राई ये करता हूँ फिल्टर आउट। जैसा आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है सर, मेरा शुरू से एथिक्स ये था कि कभी भी ये जो रमी या फिर ये जो क्या बोलते हैं जुए वाले सट्टे वाले जो होते हैं, शॉर्टकट मनी वाले, उस सब पे कभी मैंने आज तक मैंने एंडोर्स नहीं किया। और टचवुड मेरे एथिक्स, मैं चाहूँ ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अगर मैं वो चीज़ करता ना तो मैं आराम से आज के टाइम पे 10 करोड़ रुपए तक आराम से कमा सकता था। क्या बात है। अगर मैं उस चीज़ को हाँ कर देता था। 5 से 10 करोड़ का मेरा आराम से वो रेवेन्यू था जो मैंने छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को ये गलत काम नहीं करना है। नहीं, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर करते हैं, ये कर लो, इस पे कलर वाला कर लो, इस पे आप इतने लाख रुपए कमा लोगे। कुछ नहीं होता, सब स्कैम है, सब स्कैम है। अच्छे बड़े जो थे, जो करते थे, वो पैसा लेके बच्चों का भाग गए। और मेन ये है कि बच्चे बहुत यूथ हो जाते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको ऐसा लगता है कि यार 10,000 रुपए डालना है, फिर ये तो डबल हो जाएगा, 50 हो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं लॉस उनको 100% होता है। तो और उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? इन्फ्लुएंसर्स ही कर रहे हैं, जो अच्छे बड़े सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने बड़े प्रिएटर्स, इवन बड़े प्लेयर्स को प्लेयर्स ये सब करते हैं क्योंकि उनको बहुत पैसा दिया जाता है सर, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन वही है कि इनकी वजह से कितने लोगों का, मगर बाद में सारे लोग फंसते भी हैं। यस, फंसते भी हैं। प्लस बहुत कहानियां देखी हैं कि फिर तो इस महादेव सट्टा है करके फिर कहाँ छापे पड़ रहे हैं सब। वही सब, वो भी प्रॉब्लम होती है। प्लस अब यूथ खराब हो रहा है ना सर, यूथ को लगता है कि यही सोशल मीडिया, मुझे लगता है यही इसी वजह से तुमको अवार्ड मिला। हाँ सर, ये बोल सकते हैं क्योंकि शुरू से मैंने ये चीज़ को फॉलो किया है, और वो कहीं ना कहीं ज्यूरी ने या फिर गवर्नमेंट ने देखा कि, क्योंकि ऑफ कोर्स सर, क्योंकि एट द एंड अगर कोई मेन पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो फ़र्क पड़ता है। बच्चे पेरेंट्स से लड़ रहे हैं कि आप पैसे नहीं दे रहे, हमें मोबाइल चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पैसे लगाने, मुझे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो मेरा यही रहता है कि भाई ये चीज़ प्रमोट मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं करनी है। तो वो एथिक्स के साथ में अभी तक मैं खड़ा हूँ, और टचवुड बाय गॉड ग्रेस आगे भी रहेगी चीज़। हम उम्मीद करते हैं आप इस स्पिरिट को जिंदा रखोगे। Yes, 100%। अच्छा नमन, मुझे बताओ, इन दोनों हम लोग बात कर रहे हैं साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है ना, साइबर अरेस्ट की घटनाएं आती हैं, लोग फोन आते हैं, तो इस सब से कैसे बचा जाए, और ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? सर ये ऐसा हो गया, एक्सपर्ट बताओ। हाँ, मतलब मेरा ऐसे कि हम लोगों का जो कंटेंट क्रिएशन होता है, जिसमें से हम लोग कंटेंट को बनाते हैं ना, तब हमारा हर एक कैटेगरी में हम लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं। एक होता है गैजेट वाली कैटेगरी होता है, एक होता है टिप्स एंड ट्रिक, स्मार्टफोन रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड, एक होता है बाइंग गाइड, जैसे कि कौन सा फ़ोन आपको लेना है, कौन सा लैपटॉप है, और एक मेरा जो मेजर जिसमें मुझे मज़ा आता है पर्सनली, वो होता है ये स्कैम को खोलना। अच्छा, ओके। ये जो मेरा एक मेजर, मेरे को मतलब इसमें किक मिलती है। इतनी खुशी होती है ना जितना मुझे किसी में नहीं होती, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के जो गवर्नमेंट के हमारे वो हैं, उनकी तरफ से भी कनेक्टेड है। बाय गॉड ग्रेस वो ऐसा हो गया कि क्योंकि हमारा काम लोगों को बहुत पसंद आ गया। अब हमारी रील जो होती है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, 15, 20, 25 मिलियन तक लोग देखते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे एक स्कैम चल रहा था, जिसमें QR कोड स्कैन करने पे, अगर आप स्कैन करते हो तो आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता था, और इस पर बहुत करोड़ों का स्कैम चला था इंडिया में। हमने उस पर वीडियो बनाई थी। एक ई-कॉमर्स कंपनी का नाम यूज़ करके, उसकी ई-कॉमर्स कंपनी का कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसका नाम यूज़ करके लोग स्कैम कर रहे थे। स्पेशली महिलाएं जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको लालच दिया जा रहा था, और उनके लालच की वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा था। जब हमने उस पर वीडियो बनाई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है उस पर, फेसबुक पे हमारे उसमें कम से कम 30-40 मिलियन व्यूज़ हैं, यूट्यूब पे अलग व्यूज़ है। तो हमारा वो जो गया, इतने लोगों तक इंफॉर्मेशन गई, तो वो देख के बड़ी खुशी होती है कि लोग अवेयर हुए। अब रही बात साइबर सिक्योरिटी की,
सर इसका है ना कोई तोड़ नहीं है जब तक हम राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप टचवुड ऐसा हो गया सर कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट भी खुल के, अगर आपको शायद अभी पता पड़ा है कि नहीं, लेकिन अगर आप किसी को कॉल करेंगे ना तो आपको कॉलर ट्यून आ गई है। वो अभी आया है, कुछ हफ्ते पहले ही बोल सकता हूँ, एक हफ्ते पहले वो चीज आई है। मोदी जी ने अपने मन की बात में भी कहा था साइबर अरेस्ट, क्योंकि वो सर वो हो रहा है, क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका एक प्रॉब्लम भी बनता है, एक लूपहोल होता है। और साइबर जो क्राइम होते हैं, स्पैमर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उनका काम ही ये होता है वो लूप होल ढूंढना कि इसमें ऐसा हो गया। केबीसी वाला स्कैम चला था सर, आपने सुना होगा कि आप इतने करोड़ रुपए जीत गए, आपको बस एक फॉर्म भरना है। या फिर अभी डिजिटल अरेस्ट का कितना ज्यादा चल रहा है, उसमें आपके बेटे को या बच्चे को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपका बेटा या बेटी ये करते हुए पकड़ा गए हैं, वो पुलिस में है। एआई को यूज करके वो फेस वीडियो कॉल भी करते हैं पूरा इंस्पेक्टर की ड्रेस में। अब ऐसे में क्या होता है ना, इंडियन जो लोग होते हैं ना वो थोड़े इमोशनल साइड होते हैं, इमोशनली, और स्पेशली अपने बच्चों को लेके तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि बोलते हैं कि मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे उनके बच्चे उनके साथ बैठे हुए हैं, फिर भी कॉल आ रहा है कि आपका बेटा जेल में बैठा हुआ है हमारे साथ में, और वहाँ से एक्टिंग कर रहा है वो। उतने में अब नहीं है, मान लो अगर उनका बेटा यहाँ पे, और तो वो तो घबरा जाएगा। पैसे इससे बचे कैसे? इससे बचने का रीज़न यही है कि सीधा फ़ोन काटो, किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। कभी भी बैंक आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि आपका एटीएम ब्लॉक हो रहा है, कभी भी बैंक आपको कॉल करके नहीं बोलेगा कि आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि बैंक के पास इतना टाइम नहीं है। हम सामने से बैंक को कॉल करते तो हमें ढंग से रिस्पांस नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि बैंक आपको कॉल करके ये बोलेगा कि ये कर लो वो कर लो? सही। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको कोई भी नहीं करना है चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर बैंक अकाउंट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कष्ट करके उस बैंक में चले जाओ, उसका वही सोल्यूशन है सर, और कुछ नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि शॉर्टकट आप कुछ कर रहे हो कि वहीं के वहीं फोन करके कुछ कर रहे हो, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सेकंड थिंग इज कि अगर पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके बेटे बेटी के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, या आपको कोई कॉल करके इमोशनली कुछ बोल रहा है, तो सीधा फोन काटो और अपने बच्चों को कॉल करो, बिल्कुल, और उनको बताओ। क्योंकि यंग जनरेशन थोड़ी समझदार है कंपेयर टू जो घर में रहते हैं लोग, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है ना, उनकी गलती नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। तो यही सोल्यूशन है कि आप अपने बच्चों से पूछो, या फिर बच्चे हैं तो किसी ऐसा नॉर्मली आप वो मत करो। तो यही कुछ सोल्यूशन है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और जानना चाहिए, तुमको देख के बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं नई इंजीनियरिंग के बच्चे कि हम भी कुछ ऐसे टेक पे या कुछ कंटेंट बनाएं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, किन चीज़ों में जाएं और कैसे शुरुआत करें? सर मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि कई बच्चे हैं वो आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर की लाइफ को देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये बहुत पैसे कमा रहा है, क्यों हम पढ़ाई करें, हम भी कंटेंट बनाते हैं, हम भी ये करते हैं, जो कि चल रहा है आज के टाइम पे, जो सच है। तो मैं ये बोलूँगा कि एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि एक एजुकेशन ही है जो एक मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान बनाती है, क्योंकि लाइफ की नॉलेज आपको वहाँ पता पड़े, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस पता पड़ जाता है सर। तो एक तो ये कि अपनी बेसिक नॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट करो। दूसरा ये कि साइड बाय साइड कोई स्किल्स पे काम करो। ऐसा फुल्ली आप चाह रहे हो कि, क्योंकि मैंने भी सर 4 से 5 साल नौकरी करी है, उसके साथ में मैंने किया है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था। तो एक कैलकुलेटिव चीज़ होती है, तो वो आप करो, आप कोई जॉब करो अच्छे से, उसके साथ साथ में आप अपना कंटेंट क्रिएशन का काम चालू करो। आपको लगता है एक टाइम बाद कि यार आप कर लिए, तो फिर ठीक है, क्योंकि एक इंस्पिरेशन लेके कॉपी करना और एक प्रॉपर तरीके से घुस जाना या पैशन होना, वो डिफरेंस होता है। कई लोग होते हैं कि यार मुझे ये टेक की वीडियो बना रहा है, तो मैं भी बना सकता हूँ, मेरी वीडियो उठाई, कॉपी की, थोड़ा स्टाइल चेंज किया, बना दिया वो, लेकिन वो कब तक कर पाओगे? एक लॉन्ग टर्म वाली चीज होती है ना, तो वो एक पैशन जरूरी है। और पैशन कंटेंट क्रिएशन में ऐसा होता है कि अगर आप खाना बनाते हो, आप खाने के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप ऐसा होना चाहिए कि आप होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको रात को भी कोई उठा के बोल देना कि यार इसमें नमक कम है, क्या डालना है, तो उसको बताने, जैसे मेरे टेक में मुझे मालूम है चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं रह सकता टेक के बिना। तो वो कुछ चीज़ें हैं सर कि पैशन जरूरी है, स्किल्स जरूरी है, और फिर आप उसके अलावा साइड में कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लोग कई बार लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स मना करते हैं या फिर ये मत करो, इससे क्या होगा। इंडियन पेरेंट्स को सर नंबर्स की आदत हो गई है ऑनेस्टली। जब तक आप नंबर्स मतलब मनी वाइज या फिर ग्रोथ वाइज, आप या फिर स्कूल के नंबर, या स्कूल के नंबर्स की आप जब पेरेंट्स को नंबर्स दिखा दो, प्रूफ कर दो, पेरेंट्स बोलना छोड़ देंगे। ठीक है। तो अच्छा, तुमने अभी कहा कि लोग तुमको देख के इंस्पायर होते हैं कि वो नमन बहुत पैसे कमा रहा है। यस। तो हम चाहेंगे कि नमन बताए तुम कितना पैसा कमा रहे हो। सर ये थोड़ा इथिकली वो हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मैं अभी के टाइम पे टचवुड जब से हम चालू करा है काम, तब से लेके जो एक सैलरी में कमाता था, उससे उस टाइम से ही मैं जॉब के टाइम से ही मैं ऐसा हो गया था कि मैंने अपनी सैलरी को देखना छोड़ दिया था। एक आईटी कंपनी की जो सैलरी होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है पर मंथ, लेकिन वो मैंने देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा कमाने लगा था मैं उस टाइम पे। तो मैंने कैलकुलेटिव सर वो लिया है। तो कंटेंट क्रिएशन में बोलूँगा कि बहुत पैसा है, नो डाउट, लेकिन उसी के पास पैसा है जो एक
एथिकली अच्छा काम कर रहा है, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आप लॉजिकल जो है काम कर रहे हो, और आप जो मतलब ब्रांड के साथ में काम कर रहे हो वो अच्छे होने चाहिए, बस that's और it. एक वक्त लगता है। नमन आज यहाँ बैठा है तो उसके पीछे 5-10 साल की एक बड़ी मेहनत Yes, है sir, और 100%. मशक्कत है और एक कुछ एथिक्स है। हाँ सर, एथिक्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और पैसे का मेन सर ऐसा है ना कि मैं लास्ट जाते जाते अगर कुछ बोल दूँ कि कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई पैशन वाली चीज़ में इंसान को मेरे हिसाब से पैसा देख के नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं नए नए जो आए हैं वो पहले अपनी नीश को नहीं देखते हैं, नीश मतलब अपनी कैटेगरी को नहीं देखते हैं, वो आ जाते हैं सीधा पैसे देखने कि यार मैं 4 महीने मेहनत करूंगा, मेरे को इतने लाख रुपए कमाने हैं। नहीं होता। नहीं, अपनी क्षमता पहचाने, अपना Yes. ग्राउंड देखें, Yes. उसी के अनुसार आगे बढ़ें। तो नमन तुमको बहुत बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you बहुत so much, धन्यवाद। तुमने आके बहुत नए तरीके से एक नई फील्ड के बारे में बताया Thank और you. हम चाहते हैं कि तुम भोपाल का, मध्य प्रदेश का ऐसे ही नाम लगातार रोशन करते हो। यस सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे नमन भोपाल के जो कंटेंट क्रिएटर में जिन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। और अगली दफ़ा फिर किसी और नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।